नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बीपीएससी 72 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर करके दिखाने वाले हैं। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक हर एक स्टेप को आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड किया जाएगा और इसके संबंधित और कई एक सारी जानकारियाँ इस वीडियो में बताया गया हुआ है। तो बने रहें इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मई 2026 से इस फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लास्ट डेट की बात करें तो जो है 31 मई 2026 तक इसका जो है लास्ट डेट है, और फाइनल पेमेंट जो है लास्ट डेट जो है वो भी 31 मई 2026 तक है। यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन का जो फ़ी है, जो कि जनरल के लिए 100 रुपया है और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपया है, यानी कि हर कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ एप्लीकेशन चार्ज मात्र 100 रुपया रहने वाला है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मिनिमम एज रखा गया हुआ है, और मैक्सिमम एज जो है सबके लिए 37 ईयर्स रखा गया हुआ है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कुल वैकेंसियां जो है 1230 है। उसके बाद इस 1230 में जो है कौन कौन सा पोस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि CDPO, इसके लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी चाहिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि FAO, और इसके इक्विवेलेंट यानी कि इसके समकक्ष में जो भी अधिकारी होंगे उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसके लिए जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया हुआ है। तो इन सभी को आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद है कैटेगरीज वाइज इसके अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अलग अलग पोस्ट और ग्रेड का नाम दिया गया हुआ है, और इसके कैटेगरी के हिसाब से इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। अब फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जा करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका कैंडिडेट का जो लॉगिन का इंटरफेस जो है यहाँ पर सामने आ गया है। अगर आपने लॉगिन पहले ही कर लिया है तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन करना होगा। यदि आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है कि पहले एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यह इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। यह इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी दिया गया हुआ है, आप इसे पढ़ करके आसानी से समझ भी सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है यहाँ सामने खुल करके आ गया हुआ है। आपको सबसे पहले इसमें अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट OTP करना होगा। आप अपना ईमेल आईडी चेक करेंगे, उसमें इसके द्वारा जो OTP भेजा गया होगा वो OTP इसमें डाल करके आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करने के बाद अगर आपको किसी कारणवश अगर OTP नहीं मिल पा रहा है तो अपने ईमेल एप्लीकेशन में स्पैम वाला सेक्शन जरूर चेक करें। कभी कभी OTP जो है उस वाले सेक्शन में चला जाता है। तो हमने अपना OTP स्पैम वाला ही सेक्शन में पाया है, तो इस तरह से OTP डाल करके आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर प्राथमिकता दिया गया हुआ है कि आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। नहीं भी होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मगर आपके पास अगर आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है तो आप उसको इसमें डालेंगे। उसके बाद आप गेट OTP पर क्लिक करके आपको एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिर से डाल करके यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने का मैं एग्जांपल सामने दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करके डालना है, और सेम पासवर्ड इस कन्फर्मेशन वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का सारा डिटेल्स देना है, यानी कि यहाँ पर अब जो डिटेल्स डालेंगे सब के सब मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट से मिलना चाहिए। यानी कि आपके 10वीं के मार्कशीट में जिस प्रकार से नाम है, पिताजी का नाम है, माँ का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, सबको सब उसी तरीके से आपको फिलअप करना है। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम को वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कैंडिडेट का नाम रोशन कुमार है तो यहाँ पर पूरा नाम लिखाएगा, और सेम टू सेम नाम इस कंफर्मेशन वाले बॉक्स में भी लिखना होगा। उसके बाद है यहाँ पर कैंडिडेट के फादर्स नेम, और यहाँ पर वेरीफाई कैंडिडेट फादर्स नेम सेम टू सेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैंडिडेट मदर्स नेम और वेरीफाई कैंडिडेट मदर्स नेम सेम टू सेम यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा।
यहाँ पर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस कैलेंडर में से अपना डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेंगे। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मंथ है वो सेलेक्ट करेंगे और जो डेट है वहाँ पर आपको टिक कर देना है और सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ आपको इस वाले बॉक्स में भी फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जेंडर है उस जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई जेंडर यानी कि जो जेंडर आपने सेलेक्ट किया है वो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के चेक बॉक्स को क्लिक करके प्रीव्यू एंड रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आप भी अगर डिटेल्स फिलअप करेंगे तो इधर का जो सेक्शन है इस तरह से हाइड हो जाएगा और इधर का सेक्शन आपको दिखाई देगा। हमने सिक्योरिटी पर्पज से हमने अपना डिटेल्स जो है यहाँ पर छुपा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा सेक्शन होगा। इस इमेज में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं सेम टू सेम इसमें भी आपको फिलअप करना होगा। इस तरह से फिलअप करके आपको आई एग्री पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने जो भी डिटेल्स डाला है सब के सब इस तरह से सामने आ जाएगा। आपको हर एक डिटेल्स को बारी बारी से चेक करके और इस पर चेक करके आपको आगे की ओर बढ़ना है। अगर कोई डिटेल्स यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर एडिट डिटेल्स पर जा करके आपको उसको एडिट करके फिर यहाँ पर आना होगा। अगर सब सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा, आर यू श्योर वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, यानी कि आपका अगर मोबाइल नंबर अगर आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो आपको यह डायरेक्ट डिजी लॉकर के वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। सबसे पहले नो पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। जैसे ही यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से इस तरह से लॉगिन पेज फिर से सामने आ जाएगा और आपको अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और आपने जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डाल करके यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल लॉगिन पहले करना होगा। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यह कैप्चा आ जाएगा। आपको फिर से इस कैप्चा को फिलअप करना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। करते ही यहाँ पर आपसे फिर पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर। अगर आपके पास अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे और नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन सामने आया जो कि आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरा बताया गया हुआ है इसमें, और आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक व्यक्तिगत जानकारी का फॉर्म जो सामने खुल करके आ गया। अब आपको यहाँ पर एक एक करके इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 6 स्टेप्स है जो कि आपको पूरा को कंप्लीट करना होगा। दूसरा कंडीशन में अगर आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद आपका डिजी लॉकर का जो लॉगिन इंटरफेस है मेरी पहचान वाला वो सामने आ जाएगा। आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट लॉगिन करना होगा। अगर आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट अपना नहीं बनाया है तो यहाँ से जाकर के अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा हुआ नंबर की सहायता से आप अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएगा आपको लॉगिन करने का। आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या अपने यूजर नेम और पिन से लॉगिन कर सकते हैं और अदर आईडी जो कि आधार नंबर, पैन नंबर और ड्राइव लाइसेंस, तो आप जिस भी ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं आप इस पेज को लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपको एक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा गया हुआ है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विथ बीपीएससी ऑनलाइन। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड के सामने जो चेक बॉक्स होगा उसको चेक करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगा और फिर उसी प्रकार से हम अपने लॉगिन डैशबोर्ड के सामने आ गए। यहाँ पर उसी तरह से लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। यहाँ पर फिर आपको प्रोफाइल क्रिएशन में जाना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर जो फॉर्म दिख रहा है जिसमें भी रेड मार्क है, इस तरह से रेड स्टार मार्क जिसमें भी है, सबको आपको फिलअप करना कंपलसरी है। अगर उस सेक्शन को आप फिलअप नहीं करते हैं तो आपका जो है यह फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके आधार पर नाम और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ डिटेल्स जो है सामने फिलअप होकर के ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पर जो जो कंपलसरी फील्ड ब्लैंक है हम उस सब चीज़ को फिलअप करेंगे। यहाँ पर जो है कैंडिडेट का नाम हिंदी में फिलअप करना है। हिंदी में टाइप करने के लिए आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से अपना नाम टाइप करेंगे और सामने देखेंगे इस तरह से सजेशन मिल जाएगा कि जो आपका नाम है आप उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका नाम सामने आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम लिखा है। इस तरह से आप अपना नाम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम, मदर्स नेम ये सब फिलअप है। अब यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, उस स्थिति में जो भी आप है यहाँ पर आप जानकारी देंगे। उसके बाद है यहाँ पर वेरीफाई मैरिटल स्टेटस, यानी कि जो भी आप इस सेक्शन में डाला सेम टू सेम आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद है आईडी टाइप, यानी कि आपको एक आईडी देना होगा, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइव लाइसेंस जो भी आपके पास होगा आपको यहाँ पर देना होगा। मैं यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार विवरण सेव होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमति नहीं होगा। कृपया आगे बढ़ने से पहले जानकारी सावधानीपूर्वक सत्यापित करें। यानी कि आप अगर आधार कार्ड इसमें डालते हैं तो जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स डाल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप सेलेक्ट करके आप आगे बढ़े। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद है बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर कोई विजिबल पार्ट पर कुछ ऐसा मार्क है जो परमानेंट हो, यानी कि कहीं कट का निशान हो या तिल का निशान हो या कोई घाव का निशान हो जो परमानेंट रहने वाला है, जिससे आपकी बॉडी को पहचाना जा सकता है। उस मार्क को यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपके चेहरे पर तिल का निशान है तो आपको उसको इंग्लिश में ए मोल मार्क ऑन फेस इस तरह से लिखना होगा। कट मार्क है तो ए कट मार्क ऑन फेस इस तरह से लिखना होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हैव यू एवर चेंज योर नेम, यानी कि कहता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। यदि आपने चेंज किया है तो यस पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। उसके बाद है यहाँ पर आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और खुल करके सामने आ जाएगा और कह रहा है क्या आप और आपके पिता बिहार के अस्थायी यानी कि मूल निवासी है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस बिहार का है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। दूसरा स्थिति में कंफर्मेशन के लिए कह रहा है कि आपने जो यहाँ पर यस क्लिक किया है आपको दोबारा यहाँ पर यस क्लिक करना होगा। उसके बाद है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसका जो यहाँ पर आपको नंबर लिखना होगा, जिसका नंबर जो है BRCCO इस तरह से उसका नंबर शुरू होता है। तो आपका सर्टिफिकेट पर जो नंबर होगा आवासीय प्रमाण पत्र का उसको आपको यहाँ पर पूरा फिलअप करना होगा, और उसका जारी करने का जो तिथि होता है ऊपर सामने लिखा हुआ रहता है उसको आप यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से चयन कर देंगे। आपका जो निवास प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 से 2 साल के अंदर का होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद है कास्ट या कैटेगरी डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी आरक्षित कोटि से हैं, यानी कि जनरल को छोड़ करके आप किसी अन्य कास्ट कैटेगरी में अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। और जाति के लिए यहाँ पर जो है हर एक नोट्स दिया हुआ है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जनरल कैटेगरी में है, अगर उसको कुछ खास आरक्षण प्राप्त है तो वो EWS होता है। उसके बाद है SC यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति। उसके बाद है ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति। उसके बाद है EBC यानी कि एक्सटर्मली बैकवर्ड कास्ट यानी कि अति पिछड़ा जाति। उसके बाद है BC यानी कि बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा जाति। अगर आप इन सब कैटेगरीज में से आते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका कैटेगरी चयन करना होगा, और कैटेगरी चयन करने के बाद आपको फिर से कैटेगरी को आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद अपना जाति का जो है आपको नाम लिखना होगा, या जो कि इस लिस्ट में से चुनना पड़ेगा। EBC कास्ट कैटेगरी में इतना जाति आता है तो आप अपना जाति को मिलान कर ले। अगर आपका कास्ट कैटेगरी BC है तो आप BC चयन करेंगे, अगर आपका EWS है इस तरह से आपको चूज करके आपको अपना जाति का नाम चयन करना होगा। उसके बाद है यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EBC या BC कैटेगरी चयन करते हैं तो उसमें भी दो कैटेगरी होता है, NCL और CL, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, और एक होता है क्रीमी लेयर। यानी कि यहाँ पर दिया गया हुआ है कि अगर आप EBC से आते हैं तो आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर चयन करना होगा। जातीय आवासीय आय के तरह से ही वह आपके ब्लॉक में बनता है, जो कि ऑनलाइन बनाने का सुविधा होता है, उसे भी आप बनवा सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से अप्लाई करके अपने ब्लॉक में जा करके रिक्वेस्ट डाल करके उसे आप जल्दी से लेने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपको NCL सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और उसका इशू करने का आपको यहाँ पर डेट डालना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, यानी कि यह आपको प्रमाण पत्र जो है किसके द्वारा इशू किया हुआ है, CO या RO या SDM या DM, यानी कि सबसे पहले तो CO या RO ही उसको सर्टिफाई करता है, उसके बाद जब हो जाता है तो SDM या DM सर्टिफाई करता है। तो देख लेंगे आपका सर्टिफिकेट जिसके द्वारा भी सर्टिफाई किया गया होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चयन करना होगा। मैं यहाँ पर CO या RO क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट जनरली जो है CO या RO के द्वारा फर्स्ट टाइम में सर्टिफाई किया गया होता है। यह जरूरी नहीं है कि आपको जो है SDM के द्वारा सर्टिफाई करके लाना है फिर जा करके आपको लगाना है। पहली बार में CO और RO के द्वारा सर्टिफाई हो जाता है, वही आपको सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यहाँ पर है विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती है, यानी कि आपके परिवार में कुछ ऐसा आदमी था या है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा रहा हो। यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर
फिजिकली मेजरमेंट यानी कि भौतिक माप। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी रेड मार्क नहीं है, तो आप इस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर दिव्यांगता की स्थिति में है, विकलांग किसी प्रकार से, आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद है खेल का विवरण, क्या आप किसी मेधावी खिलाड़ी है, अगर आप है तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, सेना, नौसेना या वायुसेना से सेवानिवृत्त, अगर है तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनसीसी कैडेट यानी कि क्या आप एनसीसी कैडेट है, यदि है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करके आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यह डिटेल्स जो है सेव हो जाएगा। अब आपको स्टेप 2 यानी कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एड्रेस इन्फॉर्मेशन खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फादर्स परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपके पिता का जो अस्थायी पता है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एड्रेस लिख करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपका वार्ड नंबर 50 है तो यहाँ पर आप वार्ड नंबर 50 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा दे करके आपका जो विलेज है यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद इस सेक्शन में जो है आपका जो भी पोस्ट है आप उस पोस्ट को यहाँ पर इस तरह से सामने लिख देंगे। पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन को इस तरह से आप सामने लिख देंगे। और यहाँ पर आपको आपका जो स्टेट है उस स्टेट को चयन करेंगे और आपका जो जिला है उस जिला को आप चयन करेंगे। जिला चयन करने के बाद आपका जो भी पिन कोड है आप उस पिन कोड को यहाँ पर आप डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह का पता लिखना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पर सेम एज एवर पर क्लिक करके आपको इस दोनों को सेम कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमने जो भी यहाँ पर एंटर किया है सब के सब इस पे सामने आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका स्टेप 2 जो है एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाला, ये भी आपका डिटेल सेव हो चुका है। अब आपको स्टेप 3 यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपके विरुद्ध लंबित अदालती कार्रवाई यानी कि आपराधिक कार्रवाई का विवरण। अगर आपके लाइफ में कोई अगर क्रिमिनल इस प्रकार से कोई रिकॉर्ड है तो यहाँ पर आपको उसका जवाब देना होगा। यदि नहीं है तो सब में नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आप पढ़ करके देख सकते हैं, अगर आपका किसी सेक्शन में से अगर है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद है पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति का विवरण, जो कि डिसेबल है इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशन फॉर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये सेक्शन सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए है जो टीआरई यानी कि जो टीचर के लिए जो बीपीएससी के थ्रू जो फॉर्म निकलता है उसमें अगर कोई कैंडिडेट के पास अगर फिजिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है वो इस सेक्शन में चयन करेगा। अगर आप नॉर्मली बीपीएससी 72 का जो फॉर्म भर रहे हैं या आप नॉर्मली ग्रेजुएशन कर रखे हैं नॉर्मल किसी सब्जेक्ट मैथ से या आर्ट्स का किसी सब्जेक्ट से जिसमें फिजिकल एजुकेशन नहीं है, तो आपको इस सेक्शन को आपको वैसे ही छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है और आगे जा कर के आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद ये सेक्शन आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको इस डिटेल्स को फिलअप करना है। क्वालिफिकेशन सेक्शन में लिखा हुआ है कि कृपया अपनी योग्यता जानकारी 10th यानी कि मैट्रिक से दर्ज करें, यानी कि सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक का चयन करना होगा, मैट्रिक का सारा डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन यानी कि कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये जो है डिसेबल हो जाएगा और आपको यहाँ पर स्टेट यानी कि जिस भी स्टेट से आपने पास किया है उस स्टेट का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। स्टेट का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड था उस बोर्ड को चयन करना होगा। जैसे स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इस तरह से काफ़ी सारा बोर्ड है। अगर आपका बिहार बोर्ड से है तो आपको स्टेट बोर्ड चयन करना होगा। उसके बाद है क्वालिफिकेशन स्टेटस यानी कि आप पास्ट है या अपीयर है, आपको इसको चयन करना होगा। तो यहाँ पर 10th है नॉर्मली जो कि आपको पास्ट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको पास्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद है योग्यता पूर्ण होने की तिथि, आपको यहाँ पर आपका 10th का जो मार्कशीट इशू डेट है उसको यहाँ पर आपको चयन करना होगा। आपका 10th के मार्कशीट के नीचे एक डेट लिखा होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर चयन करना होगा, ध्यान रखें। उसके बाद है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स यानी कि आपने 10वीं की बोर्ड को पास करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स दिए थे, यानी कि एक बार में आप पास हुए थे या 2 या 3 बार में, इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपने इस परीक्षा को एक ही प्रयास में पास कर गया तो सिंपली आपको यहाँ पर 0 एंटर करना होगा। उसके बाद है ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आपका मार्क्स कितना आया था। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपका मार्क्स 350 है तो यहाँ पर आप 350 मार्क्स डाल करके चलेंगे। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना था
तो आप टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद शैक्षणिक महीनों की संख्या, यानी कि आपका 10th का जो बोर्ड था कितने महीना का था वो आपको लिखना होगा। नॉर्मली 12 महीने का होता है, आप यहाँ पर इससे 12 का चयन करेंगे। उसके बाद श्रेणी, आप किस ग्रेड से पास हुए थे उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी डिवीजन रहा होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है मोड, यानी कि आपने 10th में जो स्टडी किया था डिस्टेंस मोड में किया था या रेगुलर मोड में, आपका जो भी मोड होगा आप चयन कर देंगे। नॉर्मली सब रेगुलर होते हैं, किसी किसी का डिस्टेंस मोड होता है, वो डिस्टेंस लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर रेगुलर पर क्लिक करके चलेंगे। उसके बाद है कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि डिसेबल है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद है सीट, यानी कि क्रमांक संख्या, यानी कि आपका जो रोल नंबर होगा मार्कशीट पर उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद है उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि आपको पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने जो डिटेल्स डाला है 10th का वो सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का डिटेल्स डालना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 12th यानी कि इंटरमीडिएट, और यहाँ पर लिखा हुआ है 12th या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट, यानी कि ध्यान देना है कि अगर आपने 12th के समकक्ष यानी कि कोई डिप्लोमा या ITI इस तरह से किया है तो आपको ये वाला सेक्शन चयन करना है। अन्यथा आप नॉर्मल 12th किए हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चयन करना है। चयन करने के बाद बिल्कुल उसी प्रकार से आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर आपको सेम टू सेम आ जाएगा, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद विषय, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी लिया था आपको चयन करना होगा। उसके बाद किस स्टेट से आपने किया था वो स्टेट को चयन करना होगा। उसके बाद आपका कौन सा बोर्ड था उस बोर्ड को चयन करना होगा। बोर्ड के बाद योग्यता की स्थिति जो है पास्ट या एपियर में, एपियर का मतलब है कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि BPSC का फॉर्म है ये, तो यहाँ पर ये सब पास्ट मांगता है, तो आपको पास्ट पर ही क्लिक करना होगा और इसके लिए पास होना भी जरूरी है। उसके बाद है योग्यता पूर्ण होने की तिथि, यानी कि आपका 12th का जो मार्कशीट होगा उस पर जो डेट होगा उस डेट को यहाँ पर लिखना होगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अतिरिक्त अटेम्प्ट्स को लिखना होगा जिस तरह से आपने 10th में लिखा था। आगे है ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद है टोटल मार्क्स, उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक महीनों की संख्या, यानी कि आप यहाँ पर 24 महीना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है 11th और 12th दोनों को लेकर के माना जाता है, इसलिए 12-12 महीना जो होता है कुल मिलाकर के 24 महीने का हो गया ये। उसके बाद है ग्रेड, यानी कि कौन सा डिवीजन आपको आया था, कौन सा मोड था, रेगुलर था या करस्पॉन्डेंस यानी कि डिस्टेंस था। यहाँ पर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उसको आप चयन कर देंगे। यदि आपने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था आपके मार्कशीट पर होगा तो यहाँ पर आप डालेंगे इसका, अगर ऑप्शन इसमें से होगा तो, अन्यथा इसे आप छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ऐड पर क्लिक करने के बाद ये भी सेक्शन आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ फील्ड छूट गया है नेटवर्क की वजह से। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे इस मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन बोला जाएगा। जैसे ही उसमें आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी फील्ड्स था सबको एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप एडिट करके फिर से आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल्स ऐड कर लेंगे। इसमें जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे कि ग्रेजुएशन कहाँ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएट, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है आप उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। इस लिस्ट में काफ़ी सारा नाम है, इसमें समझ करके आपको अपना क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, BS MS डुअल। उसी तरह से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो BA, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये सब भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर एक ऑप्शन है BSc और ऊपर एक ऑप्शन था BSc और कोस्ट में लिखा हुआ था ऑनर्स। तो कुछ कैंडिडेट का बैचलर ऑफ साइंस होता है मगर उसका ऑनर्स विषय कौन होता है वो नहीं दिया गया रहता है। मगर जिस भी कैंडिडेट का ऑनर्स विषय कोई स्पेशल होगा तो वो कैंडिडेट BSc ऑनर्स वाला ही सेलेक्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी सारा ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले ऑप्शन में BA ऑनर्स लिखा हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट आर्ट से ग्रेजुएशन किया है और उसका कोई एक सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में रहा होगा इस वाले ऑप्शन को वो सेलेक्ट करेगा। कोई कैंडिडेट साइंस के कोई विषय से अगर ऑनर्स किया है तो ये वाला ऑप्शन चुनेगा बैचलर ऑफ साइंस, जो कि ऑनर्स पेपर है। और अगर कोई कैंडिडेट बैचलर ऑफ आर्ट किया है मगर उसका कोई ऑनर्स पेपर नहीं है तो यहाँ पर वह BA प्रोग्राम लिखेगा। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपने जिस भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया था उस सब्जेक्ट का नाम चूज करके लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, यानी कि आपने जिस भी स्टेट से अपना ग्रेजुएशन किया है उस स्टेट का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। और फिर उसके बाद जो बोर्ड होगा उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस, यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो यहाँ पर पास्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने कब पास की है उसका डेट यहाँ पर लिखना होगा।
उसके बाद उसी तरह से अतिरिक्त प्रयास है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप 3 ईयर सिस्टम वाला ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आपका 3rd ईयर का जो मार्कशीट होगा उसमें कितना ऑब्टेन मार्क्स है और कुल मार्क्स उसका होता है 800। इस तरह से आपको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखना होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, यानी कि आपको 12 या 36 महीना का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड जो है आप किस डिवीजन से पास किए हैं वो आपको लिखना होगा। उसके बाद मोड जो है आपका डिस्टेंस था या रेगुलर था उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर है कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा आपको इसमें चयन करना होगा। यानी कि आपने जो अगर ऑनर्स पेपर ले रखा था उस ऑनर्स पेपर को आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप ऑनर्स किए हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट और काउंसिल रजिस्टरिंग नंबर और डेट ऑफ रिन्यूअल, ये 4 फील्ड जो है ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। और आपका जो ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर होगा और रोल नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा और यहाँ पर आपका पासिंग होने का जो ईयर होगा उस ईयर को सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का डिटेल्स डालने के बाद अंत में हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज देगा कि आर यू श्योर वांट टू सेव द क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये जो डिटेल्स है सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आपको आ जाना है स्टेप नंबर 5 पे, जो कि एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है। अब आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स डालना है कि अगर आपके पास कोई अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करके आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपका जो यह डिटेल्स है सेव हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 6 पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर जो है कैप्चर लाइव फोटो, यानी कि आपका जो फोटो खिंचाने वाला है यहाँ पर लाइव फोटो खिंचाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यह पेज जो है इस लैपटॉप के कैमरा को एक्सेस करेगा और आपका जो है फोटो लाइव खींचेगा। फोटो जो खींचने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइव फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने चेहरे को वेब कैम के ठीक सामने और सीधा रखे तथा खुली आंखों से वेब कैम में सीधे देखे। मतलब कि आपको वेब कैम में आपको एकदम एग्जैक्टली आपको दिखना होगा ताकि आपका फोटो सही सही ले सके। दूसरा है फोटो कैप्चर करते समय चेहरे पर समुचित प्रकाश होना चाहिए, जिससे न तो चेहरा और न ही बैकग्राउंड पर छाया रहे और बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए। यानी कि आप फोटो जहां भी ले रहे हैं वहां पर अच्छा लाइट व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि नेचुरल लाइट आना चाहिए या आप किसी भी प्रकार से आपका चेहरा जो है डार्क में नहीं होना चाहिए और आपके बैकग्राउंड में जो भी हो आपका क्लीन होना चाहिए और हल्के रंग का आप बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे जा करके अपना फोटो खिंचवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का छाया या आपका चेहरा डार्क में नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को किसी भी हेयर गियर जैसे टोपी, पावर के चश्मे, धूप के चश्मे, मास्क, मफलर, हेलमेट आदि न पहने, यानी कि किसी भी प्रकार से अपने फेस को कवर न करे। उसके बाद फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अन्य व्यक्ति फ्रेम में नहीं हो और अभ्यर्थी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यानी कि आप जब फोटो खिंचवाए तो उस वक्त कोई दूसरा व्यक्ति आपके फोटो के फ्रेम में ना आए और साथ ही साथ आपका चेहरा जो है जब फोटो आप खींचते हैं तो उस कैमरा में साफ साफ क्लियर दिखे। यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर लिखा है हस्ताक्षर का आकार 15 KB से कम होना चाहिए, यानी कि साइज बहुत ही कम दिया है। यहाँ पर हस्ताक्षर की डायमेंशन की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 250 से 320 पिक्सल और हाइट जो है 150 से 220 पिक्सल के बीच होना चाहिए। मैं आपको फोटो एक बना करके दिखा दूंगा फोटोशॉप में, आप देख करके उसके हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर है और उसी ढंग से आपको हिंदी सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। याद रखें सिग्नेचर जो है काले या ब्लू पेन से ही व्हाइट पेपर पर ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपका सिग्नेचर साफ और स्पष्ट होना चाहिए। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट से अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को अलाउ करना होगा आपको कैमरा को एक्सेस करने के लिए। तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा अलाउ व्हेन यूजिंग दिस वेबसाइट, इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यह कैमरा खुल करके सामने आ जाएगा। सब कुछ सही होने के बाद आपको सेट इमेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अगर बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर फोटो में किसी प्रकार की कमी आती है तो यहाँ पर आपका फोटो जो है अपलोड नहीं हो पाएगा। आपको रिकैप्चर करके
आपको फिर से अपलोड करना होगा। फोटो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मैं आपको पहले सिग्नेचर बना करके दिखा देता हूँ। सिग्नेचर को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपका जो सिग्नेचर है जितना साइज में है उतना साइज में आपको क्रॉप करना होगा। इसके बैकग्राउंड को वाइट करने के लिए हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे और इस कर्व के माध्यम से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है कुछ वाइट हो गया है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद हम इसका डायमेंशन अब देख लेंगे। यहाँ पर डायमेंशन जो दिया हुआ है, मिनिमम डायमेंशन जो है 250 और 150 के करीब का है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इमेज साइज पर जाएंगे। अगर यहाँ पर आपका चेक बॉक्स क्लिक है तो आपको इसको अनचेक करना होगा और इसको आपको 250 और नीचे वाला को 150 आपको इंटर करके ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे इसका साइज जो है उस हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको फाइल नेम जो रखना होगा रख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर फॉर्मेट जो है जेपीईजी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका साइज दिखाने लगेगा। आप इस स्लाइडर के माध्यम से इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही छोटा करेंगे तो यहाँ पर केबी जो है 6.48 केबी हो गया। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम इसको साइज़ को देखेंगे तो यहाँ पर इसका साइज़ जो है 13.9 केबी करीब का है, जो कि अपलोड किया जा सकता है इसे। अब यहाँ पर आपको सिंपली आकर के आपको अपलोड कर देना होगा। उसी प्रकार से आपको हिंदी के सिग्नेचर को भी एडिट कर लेना है और आपको यहाँ पर आकर के अपलोड कर देना है। सबसे पहले है इंग्लिश सिग्नेचर। इंग्लिश सिग्नेचर में आपको यहाँ पर आकर के चूज फाइल करना होगा और आपने जहाँ पर सिग्नेचर को सेव कर रखा है वहाँ पर जा करके इसे डबल क्लिक करके आपको इसमें अपलोड करना होगा। और दूसरा में है आपका हिंदी सिग्नेचर। यहाँ पर आपको हिंदी पर डबल क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आपका हस्ताक्षर पहचानने योग्य नहीं है तो आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका ये जो सेक्शन हो जाएगा सेव हो जाएगा। अब आपको आई अग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आएगा कि जो आपने OTR में फॉर्म भरा था वो सब सही है कि नहीं, यह आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप सब कुछ सही भरें तो आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना होगा और नहीं तो आपको यहाँ पर कैंसिल करके आपको पहले उसको सही करना होगा, फिर यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना होगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट प्रोफाइल सबमिटेड एंड लॉग्ड सक्सेसफुली। अगर आप इसे दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको माई अकाउंट के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आपको अपडेट या अनलॉक प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो गड़बड़ियाँ की है आपको उसे सही करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म को आगे की तरफ भरने की। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 72 वाला जो वैकेंसी था वो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको पे फी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और आपको कंफर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को फिलअप किए हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट में अगर आप तीनों पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको तीनों पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर फी देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हमें 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट जमा करना होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको SBI पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना होगा कि आपने इस पोस्ट को सिलेक्ट किया है। अगर आप इसमें किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो क्लोज करके सुधार करें, फिर आकर के कंफर्म एंड पे पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अब पे फी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि UPI के थ्रू गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अनेकों UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया हुआ है। आप सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आप UPI QR कोड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आप किसी भी UPI ऐप से आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका जो है रिसिप्ट जो है सामने आ जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके रख ले और एक प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख ले। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इस फॉर्म को फिलअप करने में काफ़ी सारा स्टेप्स को पूरा करना पड़ा है। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।